After such a long time, I am back with H.C. Verma, sir, Physics 1 solution. So today I will start from the question number 6 from the chapter of third chapter, Rest and Motion Kinematics. Objective 1, question number 6. Question number 6 is saying that a stone is released from an elevator going up with an acceleration a. The acceleration of the stone after the release है. Let's suppose अगर हमारे पास एक कोई एलिवेटर है, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई एलिवेटर है, एलिवेटर मीन्स लिफ्ट है, अगर ये ऊपर जा रहा है, अगर ये एलिवेटर हमारा एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और उसमें लेट सपोज ये आप खड़े हो, आप लिफ्ट में खड़े हो, और अगर आपने लेट सपोज आपने यहाँ से एक स्टोन ड्रॉप किया, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन आफ्टर द रिलीज, स्टोन का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, जिसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ए अपवर्ड, एक्सेलरेशन जी माइनस ए अपवर्ड, जी माइनस ए डाउनवर्ड, जी डाउनवर्ड. देखो जब भी ये अगर लेट सपोज ये एक्सेलरेशन ए से अगर ये लिफ्ट या एलिवेटर अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो जब भी हम एक स्टोन ड्रॉप करेंगे लिफ्ट के अंदर ही, तो उस पर कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, उस स्टोन पे. देखो स्टोन जो है यहाँ पे जब तक हमारे हाथ में था तो वो एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा था, लेकिन जब मैंने उसको छोड़ दिया हाथ से, ठीक है, मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, तो वो क्या होगा, फ्री फॉल हो गया, ठीक है. जब उसको मैंने छोड़ दिया तो वो फ्री फॉल हो गया लिफ्ट के अंदर ही. जब भी कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल में है, तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो जी होता है. फ्री फॉल में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करती है एज अ एक्सेलरेशन. अब अगर ये स्टोन ड्रॉप किया गया है तो वो डेफिनेटली नीचे जाएगा, ठीक है. अगर वो नीचे जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा डाउनवर्ड ही होगा. तो इसीलिए इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग थ्रोन 2 balls ए एंड बी. द बॉल ए, लेट सपोज कोई एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग बना लेते हैं यहाँ पे, इसके एज पे आप खड़े हो, कॉर्नर पे या एज पे आप खड़े हो. अ बॉल ए थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, आपने बॉल ए को अपवर्ड फेंका, वो ऐसे नीचे जाके गिरेगा. इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड बी थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, और बी को आपने सीधा बस छोड़ दिया नीचे. ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड, मतलब यू जो है हमारा यू ए इज इक्वल टू हमारा यू बी है. क्लियर. द बॉल ए हिट द ग्राउंड विद द स्पीड वी ए, ओके, एंड द बॉल हिट द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ वी बी, ठीक है. अब इसमें क्या पूछ रहा है, we have VA greater than VB, VA less than VB, VA is equal to VB. The relation between VA and VB depend on the height of the building above the ground. Okay. इसमें हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं तो किसी भी पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल्स, टोटल एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल्स जो यहाँ पे होगा, पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच. ये हमारा क्या है, टोटल एनर्जी है यहाँ पे.
और यहाँ पे हमें क्या देखा गया कि जो हमारा पार्टिकल ड्रॉप किया गया है या थ्रो किया गया है वो सेम हाइट से ड्रॉप किया गया है। लेट सपोज अगर इसकी हाइट h है बिल्डिंग की, ठीक है, अगर हम ये सपोज कर लें जो बिल्डिंग की जो हाइट है वो क्या है, h है, तो मतलब हमने जो दो बॉल्स फेंके हैं, बॉल ए एंड बॉल बी, वो सेम हाइट से थ्रो हुए हैं। एक वर्टिकली डाउनवर्ड हुआ है, एक वर्टिकली अपवर्ड हुआ है, और उसकी इनिशियल स्पीड जो थी वो इक्वल थी दोनों की, ठीक है। तो बोथ तो टोटल एनर्जी इसका क्या होगा, अगर हाँ हाइट हमारा क्या है दोनों पार्टिकल का या दोनों बॉल्स का, एच हमारा सेम है, सेम हाइट से थ्रो किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी भी हमारी क्या है, सेम है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी सेम है, तो टोटल एनर्जी दोनों की कितनी होगी, टोटल एनर्जी भी दोनों की सेम होगी। तो टी ई ए इज इक्वल टू टी ई ए इज इक्वल टू टी ई बी हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की टोटल एनर्जी हमारी इनिशियली सेम है। तो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो इससे हमें क्या पता चलेगा, अगर इनिशियल एनर्जी सेम है तो फाइनल एनर्जी भी हमारी क्या होगी, सेम होगी। तो इससे हम क्या देख सकते हैं, एट द ग्राउंड, एट द ग्राउंड इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एट द ग्राउंड जब दोनों बाल पहुंचेंगे तो वो दोनों क्या होंगे, सेम हाइट से पहुंचेंगे, क्योंकि एच से अगर हमने थ्रो किया था तो इतने ही नीचे गए हैं ना, सेम हाइट पे वो जाके हिट करेंगे। सो देयर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी सेम है, टोटल एनर्जी सेम है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी दोनों का सेम होगा। जब सेम हाइट पे से फेंका गया है, सेम हाइट पे वो जाके नीचे हिट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी सेम है, टोटल एनर्जी इनिशियली सेम था, तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली सेम होगा, क्योंकि टी हमारा क्या होता है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी हमारा जो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारी सब कुछ सेम है, टोटल एनर्जी सेम है, पोटेंशियल एनर्जी सेम है और काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो हमारा फाइनल जो वेलोसिटी होगा वो भी हमारा सेम होगा। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, इज नेवर परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर वन स्टैंड ओनली, द इज परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। अगर हम कोई प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई बॉल को थ्रो करते हैं तो कैसा होता है, ऐसा जाता है, ठीक है। इनिशियली अगर हमने यहाँ से कोई बॉल को थ्रो किया है तो हम जब फेंकेंगे तो ये इसका एक्सेलरेशन यहाँ तक धीरे 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 घटता जाएगा, धीरे धीरे इसका एक्सेलरेशन घटता जाएगा, कहाँ तक, टॉप तक, ठीक है। और यहाँ पे क्या, और जी जो हमारा है वो ऐसे एक्टिव करेगा, एक्ट करेगा नीचे डाउनवर्ड। अगर ए हमारा ये है तो जी हमारा तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा, अगर जी हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड है तो जी हमारा हर एक पॉइंट पे वर्टिकल ही डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन है वो डायगोनली है, ऐसा ऐसा डायगोनली हर एक पॉइंट पे ऐसे है, और इस पॉइंट पे ऐसे एक्ट करेगा, यहाँ पे ऐसे एक्ट करेगा, यहाँ पे ऐसे, मतलब वो किसी न किसी एंगल पे एक्ट कर रहा है। बट एक जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे भी हमारा जी वर्टिकली डाउनवर्ड है, बट यहाँ पे जो जी हमारा होगा, ए हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो
यहाँ पे बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। तो हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें क्या हम बोल सकते हैं, इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर वन स्टैंड ओनली। एंड यहाँ क्या लिखा है, इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर टू स्टैंड। टू स्टैंड तो कहीं पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी अगर डाउनवर्ड है, हमारा जी डाउनवर्ड है, हमारा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। इस पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे भी जी डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन हमारा किस उसमें है, इसी डायरेक्शन में है, थोड़ा मतलब थोड़ा एंगल पे है। तो हमारा जो है ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू बुलेट आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली एंड विथ टू डिफरेंट स्पीड फ्रॉम द सेम प्लेस, विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। ठीक है, साइमल्टेनियसली फेंका गया है, टू बुलेट विद द डिफरेंट स्पीड से फेंका गया है। देखो कोई भी अगर फेंका गया हो, कैसे फेंका गया है, हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ किसी पॉइंट पे खड़े हुए हैं, एक हमने यहाँ पे फेंका हॉरिजॉन्टली, दूसरा यहाँ पे फेंका हॉरिजॉन्टली, ठीक है, डिफरेंट स्पीड है कोई बात नहीं, बट एक्सेलरेशन यहाँ पे जो है वो सेम है, क्योंकि दोनों पे हमारा ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। यहाँ की जो एक्सेलरेशन है दोनों का वो सेम है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि हम कोई भी अगर हम बुलेट फायर करेंगे तो ये कोई क्या होगा, कुछ ऐसा जाके फ्लोर को हिट करेगा या फिर अर्थ को हिट करेगा, ऐसा जाके प्रोजेक्टाइल के बेस में। तो हमारा एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, अगर स्पीड डिफरेंट भी है तो क्या होगा, साइमल्टेनियसली फेंका गया है तो फास्टर वन पहले पहुंचेगा, द स्लोअर वन पहले पहुंचेगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली, ओके, डिपेंड ऑन द मासेस। हाँ, तो इसमें क्या होगा, अगर साइमल्टेनियसली फेंका गया तो साइमल्टेनियसली ही ये ग्राउंड को हिट करेगा। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि अगर द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल इतना इज इतना, अगर हमारा कोई प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है कितने डिग्री पे, 15 डिग्री पे, ये अगर हमारा 15 डिग्री है और तो इसका रेंज कितना हमारा r इज इक्वल टू जो हमारा है वो 50 मीटर है, इज फायर्ड एट द सेम स्पीड इफ इट इज़ फायर्ड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अगर हमारा कोई दूसरा भी अगर फेंका जाए या उसी को दोबारा फेंका जाए कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे, तो उसका रेंज कितना होगा। ठीक है, अगर दोबारा हमने 45 डिग्री पे फेंका तो उसका हमें रेंज फाइंड आउट करना है r। क्या लिया हुआ है इसमें, सेम स्पीड, तो मतलब अगर हम इसको a सपोज कर लें और इसको b सपोज कर लें तो हम क्या लिख सकते हैं, u a इज इक्वल टू u b और r a इज इक्वल टू 50 मीटर और r b हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि अगर हम रिलेशन की बात करें कि स्पीड और एंगल और रेंज का क्या रिलेशन है, तो रिलेशन जैसा कि आप लोगों को बेसिक फार्मूला पता ही होगा। बेसिक फार्मूला क्या है, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि r हमारा डिफरेंट है, r a एन आर बी, u हमारा सेम है, थीटा हमारा डिफरेंट है, g हमारा सेम है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि r a डिवाइडेड बाई आर बी इज इक्वल टू साइन 2 थीटा a डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा b, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आर बी जो है फाइंड आउट करना है, तो हम आर ए और सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे।
तो हम अगर आर बी फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, आर बी इज इक्वल टू 50 मीटर हमारा जो है वो आर ए दिया हुआ है, तो 50 इंटू साइन 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई साइन 2 इंटू 15 डिग्री। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा साइन 90, 2 इंटू 45 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 50 इंटू साइन 90 1, यहाँ पे है साइन 30, 15 इंटू 2, तो साइन 30 लिख सकते हैं इसको हम कितना लिख सकते हैं, साइन 30, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारी, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आर बी इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 1/2 है तो ये घूम के ऊपर पहुँच जाएगा 2, तो 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100। अब ये हमें रेंज है, रेंज किस में होगा, यहाँ पे 50 मीटर में दिया हुआ था, तो ये भी हमारा मीटर में हो जाएगा। तो आर बी इज इक्वल टू 100 मीटर। हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं, टू प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड विद द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री फॉर द projectile A and 45 degree for the projectile B. If RA and RB the horizontal range for the two projectile, then इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है, एंगल तो चलो ठीक है दिया हुआ है। पहला जो है हमारा ए, प्रोजेक्टाइल ए जो है वो कितने पे दिया है, 15 डिग्री पे, और प्रोजेक्टाइल बी जो हमारा कितने पे दिया हुआ है, वो 45 डिग्री पे, ठीक है। आर ए है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज एंड आर बी जो हमारा है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसमें स्पीड नहीं पता है हमें, इनिशियल स्पीड लेट सपोज यू ए नहीं पता है, यू बी नहीं पता है, और क्या नहीं पता है हमें, आर ए की वैल्यू नहीं पता है, आर ए और आर बी की वैल्यू हमें नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ हमें एंगल दे दिया गया है बस। बट कैन यू सॉल्व विद द एंगल ओनली। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम ये लिख सकते हैं, द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ आर ए एंड आर बी। तो ये ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ, रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। चलो ठीक है, पहले हम वेस्ट और ईस्ट बनाते हैं। ये अगर हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। तो हमारा रिवर जो फ्लो हो रहा है, लेट सपोज ये हमारा रेड कलर वाला रिवर है। अगर रिवर हमारा फ्लो हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, वेस्ट टू ईस्ट, ये दिया हुआ है वेस्ट टू ईस्ट। अगर ऐसे हमारा रिवर फ्लो हो रहा है, रिवर को मैंने रेड कलर से डिनोट किया है, ये हमारा रिवर अगर फ्लो हो रहा है एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। कैसे हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से। तो अगर हम रिवर को अगर हम आर से डिनोट करें तो हमारा जो स्पीड है रिवर का वो लेट सपोज वी आर जो हमारा 5 मीटर पर मिनट है, ठीक है, पर मिनट। और अ मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर, साउथ बैंक मतलब कोई भी है, वो साउथ बैंक यहाँ पे है कहीं। जो ह्यूमन है, अ मैन जो है वो यहाँ पे है कहीं साउथ बैंक पे। अ मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर कैपेबल ऑफ स्विम एट 10 मीटर पर मिनट। उसकी जो इफ़िशेंसी है, कैपेबिलिटी है, अगर हम वेलोसिटी ऑफ
मैन की बात करें, वेलोसिटी ऑफ मैन जो है हमारा कितना है, 10 मीटर पर मिनट है। ठीक है, तो पर मिनट इन स्टिल वाटर में है, इसका जो है कैपेबिलिटी जो है वो स्टिल वाटर में है। बट रिवर जो है 5 मीटर पर मिनट ऑलरेडी फ्लो हो रही है। ओके, पर मिनट स्टिल वाटर वांट टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम, ही शुड स्विम इन द डायरेक्शन। अगर उसको शॉर्टेस्ट टाइम में अगर रिवर को क्रॉस करना है तो वो क्या करेगा? अगर वो उसकी जो कैपेबिलिटी है वो 10 मीटर पर मिनट स्टिल वाटर में है, बट यहाँ पे रिवर की स्पीड दी हुई है 5 मीटर पर मिनट। लेट सपोज अगर वो स्टार्ट करता है यहाँ साउथ से ईस्ट में जाने का, तो ये कुछ ऐसा होगा, अगर किसी भी एंगल अगर ईस्ट में वो फ्लो ईस्ट में अगर वो स्विम करना स्टार्ट करता है किसी भी एंगल पे, लेट सपोज अगर वो ऐसा स्टार्ट करता है तो पानी वाटर उसको बहा के ऐसे ले जाएगी, अगर इस पे स्टार्ट करता है तो वाटर इसको बहा के ऐसे ऐसे ले जाएगी, बड़ा लंबा हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि अगर वो ईस्ट के किसी भी एंगल पे वो ईस्ट के अगर किसी भी एंगल पे अगर वो स्विम करता है तो टाइम उसका बढ़ जाएगा। हमें इसमें क्या बताना है? शॉर्टेस्ट टाइम। क्या बताना है? शॉर्टेस्ट टाइम। ईस्ट पे अगर वो किसी भी एंगल पे वो स्विम करता है तो उसका जो टाइमिंग है वो इंक्रीज हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो विल टेक लार्जर टाइम। तो अगर वो किसी भी एंगल पे यहाँ से वेस्ट में अगर स्टार्ट करता है यहाँ पे, तो फिर वो घूम के ऐसे पहुँचेगा। यहाँ पे अगर छोटा एंगल से स्टार्ट करता है तो यहाँ पहुँचेगा, लार्जर एंगल लेके यहाँ पे स्टार्ट करता है तो ऐसा पहुँचेगा। तो इससे भी क्या होगा, जितना ज़्यादा मतलब डिस्टेंस कवर करेगा उतना ज़्यादा उसको टाइम लगेगा। तो उसके लिए बेटर क्या होगा? उसके लिए बेटर यही होगा कि वो सीधा सीधा नॉर्थ में स्विम करना स्टार्ट करे। तो उसका जो शॉर्टेस्ट टाइम होगा, शॉर्टेस्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू नॉर्थ पॉसिबल है, ड्यू टू नॉर्थ। इसमें मैंने ऑप्शन लेना मैं भूल गया, ये ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, इतने क्वेश्चन लेके आया था मैं। आप लोग मेरा वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने IIT JEE और नीट वाले दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।